अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, सियासी बर्फ लगता है पिघलने लगी है क्योंकि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात इस बात का एतराफ़ है कि अमन अब किसी एक सूबे या एक हुकूमत का मसला नहीं रहा, ये रियासत पाकिस्तान का इज्तिमाई इम्तिहान है। दहशतगर्दी किसी आईनी शक्ल का इंतज़ार नहीं करती, ना ही वो ये देखती है कि हुकूमत किस जमात की है। वो सिर्फ कमज़ोरी तलाश करती है जो हम उसे बाहमी इल्ज़ाम तराशी की सूरत में फराहम करते आ रहे हैं। रियासत जाग चुकी है और अब कोई हम बाकी नहीं रहा। बलूचिस्तान में सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस के दौरान 3 दिन में 177 दहशतगर्दों का अंजाम इस फितने का अमली जवाब है जो बरसों से भारतीय प्रॉक्सी के सहारे परवान चढ़ाया जा रहा था। BLA हो या मजीद ब्रिगेड, ये नाम अब खौफ की अलामत नहीं बल्कि पसपाई और नाकामी की दास्तान बन चुके हैं। भारत का दिफाई बजट 15% बढ़ाना इसकी ताकत नहीं, घबराहट की अलामत है। जब मैदान में प्रॉक्सी नाकाम हो जाएं तो बजट बढ़ाए जाते हैं, बयानिए घड़े जाते हैं। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे क्रिकेट की। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला, भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का ऐलान। ये फैसला महज एक क्रिकेट मैच ना खेलने का ऐलान नहीं, ये ज़मीर की आवाज़ है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के बावजूद भारत के खिलाफ मैच से इनकार इस खेल को सियासत की यरगमाली बनाने के खिलाफ एक वाज़ेह मौक़िफ़ है। आज खुद भारत के अंदर से भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स और जय शाह के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। शशि थरूर का इसे वेकअप कॉल कहना दरअसल इस सच का एतराफ़ है जिससे भारतीय एस्टेब्लिशमेंट बरसों से नजरें चुरा रही है। अब सवाल ये है कि भारत ने खेल को नफरत, तासुब और सियासी अना का मैदान आखिर क्यों बना दिया है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। पैनल का तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिफेंस एनालिस्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में नसीर वागे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आगाज़ PJ मीर साहब आपसे करना चाहूँगी। सर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला KP की जो मुलाकात हुई है, सर, अपनी अनाओं को पसे पुष्ट डालकर मुल्क की खातिर मिल बैठना, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? सियासी बर्फ आपको पिघलती नजर आ रही है? क्या कुछ सेटलमेंट हो गई है मामलात की? ये बहुत पहले एहसास हो जाना चाहिए था, पर्टिकुलरली PTI को, कि देखो जो आज आप बैठ रहे हैं, मैं बार बार आपके भी शोज में, बाकियों में भी, अपने भी हमेशा ये मेंटेन रखता हूं कि कोई बात आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि बातचीत शुरू ना हो। अब जब दहशतगर्दी आती है तो हम रिएक्टिव हो जाते हैं कि भाई दहशतगर्दी आई है तो इकट्ठे हों। हम उससे पहले क्यों नहीं होते? जरूरी है कि हम दहशतगर्दी को देख के और उसके बाद हम कहें हम इकट्ठे हो रहे हैं। देखो, आज ख्वाजा आसिफ की जो स्पीच थी नेशनल असेंबली में, बड़ी इंस्पायरिंग स्पीच थी, बड़ी रियलिस्टिक स्पीच थी और मैं समझता हूं कि उस स्पीच को डाइजेस्ट करने की जरूरत है। मुझे अच्छा लगा आज के ख्वाजा आसिफ ने कुछ मेंबर्स से नॉन सीरियस एक एटीट्यूड आपस में बातें कर रहे थे तो उन्होंने सही कहा कि ये हमारा एक नॉन सीरियस एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स दिस डिजास्टर्स एक सिचुएशन जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है। और इसके अंदर मैं आपको एक और चीज कहूं कि ये बातचीत है, इसको मेंटेन रखें, इसको करते रहें। आपके अपने जो अपने मसाइल हैं एज फार एज जो लीडरशिप इज कंसर्न, बिल्कुल आप उसको भी करते रहो, आप उसको पुश करो, आपका राइट है जिस तरह बाकियों का है। लेकिन जहां तक आपकी जिम्मेदारी है, जहां तक एक फेडरेशन को हमने इकट्ठा देखना है, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके अंदर एक जिस तरह आपने भी बताया है कि ये एक बातचीत आगे चल रही है, बातचीत हुई है। एंड आई थिंक एंड आई होप कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ये जब एक कोहेजन इसके अंदर आएगी, नुकसान दुश्मन का है। आपने सही निशानदेही की है, इसके पीछे हिंदुस्तान एक परपेट्रेटर है जो हर तरीका और हर मंसूबा बना के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है और उस वक्त करता है जब पाकिस्तान, मैं ये नहीं कह रहा दूध की नहरें बह रही हैं, बट एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी की तरफ तो जा रहा है ना। तो जब एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा आगे बेहतरी ही आएगी। बट ये इसको हमेशा मैं कहता हूं कि ये अनमाउंट करता है और इसको हमें अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। बट आई थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि अगेन हाई टाइम क्या है जवेरिया, हमें हमेशा ऑल द टाइम हमें एक यूनाइटेड फ्रंट अपने एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, मेरे ख्याल में नीड ऑफ द आवर हो गया ये। जी, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर तो सारी 70-74 साल हो गए, बट दिस इज द नेसेसिटी। आज आप उस मरहले पे और मोड़ पे खड़े हैं कि जहां पाकिस्तान एज सेड इनफ इज इनफ।
Yes. और this is something which I think everybody should digest and stand behind the federation. I know इख्तलाफात हैं, I know हर चीज है, but for God's sakes आप इख्तलाफात का एक वक्त होता है, और ये जो इख्तलाफात हैं, इन इख्तलाफात को आप एक स्लॉट में रखो, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को आप आगे रखो। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैसल शाह साहब, अंदरूनी इस्तेहकाम पर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा हमारा एक फ्रंट लाइन सूबा है और दहशतगर्दी से बुरी तरह से मुतासर है। अंदरूनी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है बैरूनी मुदाखलत का रोकना और अंदरूनी इस्तेहकाम के लिए एक पेज पे होना सियासी जमातों का, ख़ास तौर पर विफाक और सूबाई हुकूमत का? शुक्रिया जवेरिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ हम कर रहे हैं ना, ये जंग है। अच्छा, एक जंग होती है जो आप एक जाहिरी दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, जो कि मई 2025 में हमने लड़ी, 65 में लड़ी, 71 में लड़ी। लेकिन एक जंग जो ये हमारे माशरे में चल रही है, ये एक छुपा हुआ दुश्मन है जो कि छुप के वार करता है। और पीजे मीर साहब ने भी सही कहा और आपने भी कहा कि जो हमारी कमियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, उन पे अटैक करता है। तो जंग होती है, वो छुपा हुआ मुजरिम हो, मतलब दुश्मन हो या जाहिर दुश्मन हो, और इसका एक कुलिया है लड़ने का। सही। और वो कुलिया है कि जब तक हुकूमत, फौज और अवाम ये तीनों एक पेज पे नहीं होंगे, साथ मिलके नहीं लड़ेंगे, यकजा नहीं होंगे, जब तक आप कोई भी जंग, वो आपके बॉर्डर्स पे है, बॉर्डर्स के अंदर है, आप नहीं जीत सकते। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हम सबको एक पेज पे होने की जरूरत है। हमें ये मानने की जरूरत है कि हम एक जंग की हालत में हैं और हमें अपना अपना किरदार इसमें अदा करना है हुकूमत के साथ मिलके। अब हुकूमत, उसकी एजेंसियां, उसकी सिक्योरिटी के इदारे, उसके इंटेलिजेंस के इदारे, ये सब कर रहे हैं ये काम बहुत अरसे से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अवाम का इसमें किरदार मुझे नजर नहीं आता। यानी मुझे और आपको अपनी आंखें और कान खोल के रखने की जरूरत है। अब ये जो टेररिस्ट इंसिडेंट होते हैं, ये देखिए कोई आसमान से नहीं टपकता है या जमीन से नहीं उगता है एकदम और टेररिस्ट इंसिडेंट हो जाता है। इसकी एक प्लानिंग होती है, एक इन्फिल्ट्रेशन होती है, एक रिकॉनेसेंस होती है, उसके बाद इसका प्लान बन के एग्जीक्यूशन होती है। ये इतने मराहिल से गुजर के अगर वो टेररिस्ट अटैक करने में कामयाब हो गया है, तो ये हमारी नलायकी, अवाम की नलायकी, ये हमारी आंखों से बोझल है, हम ओझल है, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे बीच में रह रहे हैं और हमें नहीं पता चला। तो ये अवाम को अपना किरदार इसमें अदा करने की जरूरत है। ये कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ जो जर्मन स्ट्रेटेजिस्ट था, उसने ये बात कही थी कि जंग जीतने का ये कुलिया है, और ये आप कोई दुनिया की जंग उठा के देख लें, जिस मुल्क ने जीती है इसी कुलिये पे जीती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सब इसके लिए एडवोकेसी की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, या अवाम को आंखें खोलने की जरूरत है? बहुत जरूरत है एडवोकेसी की, अवेयरनेस की। जो ट्रिप वायर्स होते हैं किसी भी टेररिस्ट इंसिडेंट के, वो हमें अवाम को बताने की जरूरत है। अगर आपको याद हो तो 2007-8 में एक दफा ये कैंपेन शुरू भी हुई थी, मीडिया पे आती थी इस तरह की चीजें कि भाई आपको कोई मुश्तबा चीज नजर आती है, मुश्तबा हरकत नजर आती है, कोई मुश्तबा शख्स नजर आता है, तो इस नंबर पे आप रिपोर्ट करें। मेरा ख्याल है कि हमें उसको आज भी जारी करना चाहिए, मीडिया हाउसेस को पाबंद करना चाहिए कि ये लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करें और मुझे और आपको अपनी आंखें खोल के रखने की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वाक़ई साहब, देर आए दुरुस्त के मुतज़ात। अब वज़ीर आला केपी और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, खासी खुशगवार इसको मुलाकात को समझा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का अमन है और नेशनल सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। आप इस मुलाकात को क्या देखते हैं? मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फिर 8 फरवरी भी आ रहा है, क्या हम देखेंगे कि जो एहतजाज की कॉल है वो वापस होगी या उसमें कुछ नरमी होगी? जहाँ तक तो इस मुलाकात की बात है, तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर पर KPK के लिए बहुत अहम है। इस मुलाकात में जितनी भी बातें हुई हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है कि वज़ीर आज़म ने कॉल की है CM KPK को, इसको ज़रा ख़ास पैराए में लें। हालांकि वज़ीर आज़म का ओहदा बहुत ऊपर है, वज़ीर आला को उन्होंने बुलाया है खुद मुलाकात करने के लिए। ये एक बड़ा ही
अच्छा जेस्चर नजर आ अगर रहा हम है। रिकॉल करें अपनी मेमोरी तो जब वजीर आला केपी नामजद हुए थे तब भी कॉल की गई थी मुबारकबाद के लिए। मुबारकबाद के लिए जी। सब लोगों ने उनको कॉल की थी और ये एक इंतहाई मुस्बत रद्द अमल सामने आ रहा है। लेकिन इस मुलाकात में जो बताया जा रहा है कि ना तो बानी पीटीआई की रिहाई के बारे में कोई बात हुई है, ना ही कोई सियासी बात हुई है। इसमें जो एजेंडा था वो था दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे को और पाकिस्तान यानी मुल्क व हुकूमत को एक पेज पर खड़े होकर लड़ने का। असल जो एजेंडा था ना वो ये है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के आने वाले वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ज़ाहिर है केपीके जो है वो इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ लगा हुआ है और जितनी दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है वो सारी की सारी केपीके से हो रही है। लिहाजा केपीके का सिक्योर करना, और वहाँ जो वज़ीर आज़म ने कहा है ना कि जी वहाँ जो सूबाई महकमे हैं उनका भी उतना ही फ़र्ज़ है कि वो वहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी के लिए पूरे बंद बांधें और एक सीसा पिलाई दीवार की तरह सारे लोग खड़े हों, तो तब ये दहशतगर्दी ख़त्म होगी। अगर कोई शख्स ये कहे ना कि कोई एक इदारा यानी कोई एक वफाकी हुकूमत या हमारी फ़ौज जो है वो अकेली दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहेगी, तो ये मुमकिन नहीं है। जैसे फैसल शाह साहब ने भी कहा, ये पूरे मुल्क का, पूरी कौम का, तमाम इदारों का एक पेज पर हम आहंग होके फैसले करना, एक ही स्ट्रेटजी से चलना, बाकी चीज़ों को छोड़ के। अगर हमारे कोई सियासी मामलात हैं, हमारे कोई सियासी मफादात हैं, कोई इख्तलाफात हैं, दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक पेज पर हो जाएं और इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो इंशाअल्लाह आपको जल्द ही नज़र आएंगे। और ये मुलाकात बड़ी ज़रूरी थी। इस मुलाकात को लोग बड़ा ही एक पॉजिटिव जेस्चर दे रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब और केपीके के सीएम के दरमियान इससे पहले कोई इतनी अच्छी बाज़ाब्ता मुलाकातें नहीं हुई। ठीक है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर आप भी समझते हैं। अमीर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? अमीर साहब देखिए, हमने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन एक जो हमारी अपनी गलतियां हैं बहैसियत एज ए स्टेट, हमने उसको भी एड्रेस करना है। फैसल ने बड़ी अच्छी बात की है, ये 2006-7 के अंदर जो ये एक आपके लोग के विसल ब्लोअर एंड ऑल दैट। जी जी जी, पाकिस्तान में हर चीज हो सकती है। हमारे पास CIA भी होती थी, हमारे पास आपको पता है कि एक एक घर का पता होता था कौन कहाँ रह रहा है। एक दूसरी चीज ये है कि अब कोई रिपोर्ट करता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो डरते हैं, रिपोर्ट नहीं करते कि अगर हमने कोई किसी की शिकायत लगा दी, बता दिया, वो खुद अंदर हो जाएंगे और किसी क्राइम के अंदर या किसी केस के अंदर फंस जाएंगे। आई थिंक गवर्नमेंट हैज टू टेक अ वेरी सीरियस नोटिस ऑफ इट कि जो भी कोई कंप्लेंट करता है उस कंप्लेंट को सीरियसली लो और उसको इन्वेस्टिगेट करो। आप इस आदमी को ना पकड़ो क्योंकि आप डिस्करेज करोगे, लोग आगे नहीं आए। यानी जो शख्स बता रहा है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया ताकि इनकरेज हो और बाकी लोग भी इससे इनकरेज हो। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है उस हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सैनिटाइजेशन ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और 3 रोज़ में 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। भारत प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। फैसल साहब, सवाल यहाँ पे ये है, जो आपने पहले बात की थी कि 2 तरह के दुश्मन होते हैं, एक वो दुश्मन जो छुप के वार करता है और एक वो दुश्मन होता है जो ज़ाहरी दुश्मन होता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत तो हमारा खुला दुश्मन भी है, छुप के भी वॉर कर रहा है। आखिर भारत का ये जो प्रॉक्सी निज़ाम है, प्रॉक्सी सिस्टम है, ये कब ख़त्म होगा? और दूसरा सर, भारत ने अपना दिफाई बजट भी 15% बढ़ा दिया है। ये खौफ की अलामत हम समझें या ताकत की अलामत समझें हम? देखिए जवेरिया, मई 2025 से पहले ना एक गलतफहमी थी, भारत को भी थी, दुनिया को भी थी और शायद हमें भी थी। और वो गलतफहमी ये थी कि पाकिस्तान और भारत की अफवाज के बीच में एक बड़ा कन्वेंशनल एसिमेट्री है, कन्वेंशनल डोमेन में एक बड़ा गैप है जी इन दोनों में। तो ये समझा जाता था कि भारत जब भी चाहेगा, जहां भी चाहेगा, जिसको भी चाहेगा पाकिस्तान में अटैक कर देगा, पाकिस्तान में उस हमला कर देगा और पाकिस्तान उसका जवाब नहीं दे सकेगा और फौरन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा। ये एक आम ख्याल था। लेकिन मई 2025 में जो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अचीव की है वो इस जो गैप था, इस गैप को पाकिस्तान ने खत्म कर दिया अपनी स्ट्रेटेजी से। सही। तो अब भारत के पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि इस गैप को पैदा किया जाए, तो उसके लिए डिफेंस बजट चाहिए।
और मल्टी डोमेन में पैदा किया जाए, मुख्तलिफ डोमेन्स में इन्वेस्टमेंट की जाए ताकि वो गैप बढ़े पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भारत कुछ करना चाहे तो फिर वो कुछ कर सके। और दूसरा, जो हजीमत उसने उठाई है, जो खिफत उसने उठाई है मई 2025 में, उसका मदावा ये है कि वो पाकिस्तान को ब्लीड करे ये प्रॉक्सी वॉर से। तो भारत बेसिकली दो जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक इस टेररिज्म में, प्रॉक्सी वॉर में, और एक अपने डिफेंस बजट में। और उसका बस नहीं चल रहा है कि पाकिस्तान को किसी तरह सैंडविच कर दे दोनों तरफ से, यानी बॉर्डर पे भी उसको हमला करे और उस पे उसको शिकस्त दे और फिर अंदर से भी उसको ब्लीड करे। तो ये चीज बेसिकली हमें सब पूरी कौम को समझने की है कि हमें इस वक्त टू फ्रंट वॉर का सामना है। एक खतरा जो मुस्तकिल हमें भारत से है, जो कभी भी दोबारा कोई ऐसी बेवकूफी कर सकता है, और दूसरा खतरा ये हमारे बीच में जो लोग रह रहे हैं इनसे। तो हमें चौकन्ना होके रहना है और हमें दोनों तरफ देखने की जरूरत है। ये बेसिकली भारत का वैसे सब खुला दुश्मन और जाहिरी दुश्मन, और दूसरा जो आपने छुपा हुआ दुश्मन बताया था, दोनों में से खतरनाक कौन है? देखिए, ये जो जाहिरी दुश्मन है ना, इसका तो हमें पता है इसने कहां से आना है, कैसे आना है, किन चीजों के साथ आना है, तो हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये जो छुपा हुआ दुश्मन है ना, ये जैसे पहले आपने बात की थी कि हमारी कमजोरियों से फायदा उठाता है, और पीजे मीर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हम इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को हमें मलूसे खातिर रखना है। हमें अपनी उन कमजोरियों, नादानियों और हमारी जो ऐसी चीजें हैं जिन पे हम अभी तक उबूर नहीं हासिल कर सके हैं, हमें उन सब का बेसिकली मदावा करना है, उन सब का हमने सद्देभाव करना है। उसके बाद एक होलसम स्ट्रेटेजी बनेगी जिसको हमें लेके चलना है, तब हम ये छुपे हुए दुश्मन के ऊपर गलबा पा सकते हैं। ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे? हमने किस तरह से भारत की जो प्रॉक्सी है इसका मुकाबला करना है, और दूसरा हम देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बहादुरी से जो मुकाबला किया जा रहा है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जो हमला है उसको नाकाम बनाया गया है, 177 दहशतगर्द मारे गए हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमा वक्त तैयार हैं। लेकिन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं मजीद जिनका हमें सामना है, और क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की हमें ज़रूरत होगी? हमें हिंदुस्तान के खिलाफ एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। हम अच्छा है कि अब हमारे पास अंग्रेजी के चैनल आ रहे हैं, जो कि हमारे जो फॉरेनर्स हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और न्यूट्रल जो लोग हैं, उनको पता चलता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, या एक इंडिपेंडेंट एक रिपोर्ट, एक एनालिसिस आती है। ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। दूसरी जो चीज है, अगर जो हमारे लोकल जो टेलीविजन है, नेशनल टेलीविजन, इसके अंदर जो आपके जो टाइटल्स हैं, दे मस्ट कम इन इंग्लिश, सो एट लीस्ट द पर्सन हु इज वाचिंग द शो मस्ट अंडरस्टैंड एंड लर्न कि एक आपका एक आम आदमी, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या बातें कर रहे हैं। एक दूसरी चीज ये है कि देखो, हिंदुस्तान ये करता रहेगा। आपने इंटरनेशनली जाके अपना जो केस प्लीड करना है, आपने कितनी देर के किए हैं? मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान का तो एक मोडस ऑपरेंडी है, SOP है कि पाकिस्तान को डिग्रेड करना। आपको पता है मुंबई अटैक्स के अंदर मैंने खुद डेविड इलियास, एक पैलेस्टीनियन जू, उसने एक फोरेंसिक एविडेंस के साथ इसको इन्वेस्टिगेट किया और बताया कि पाकिस्तान had nothing to do with it, it was all Indian orchestrated। ये जो मुंबई अटैक्स पाकिस्तान पे लगा है, फिर इनका जो एक गैम्बल, जो एक बैड गैम्बल हुआ पहलगाम में, वो आपके सामने आ गया। उन्होंने पाकिस्तान को मिसलीड किया और सोचा कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं बिहार के अंदर, चलो एक एडवेंचर कर लो। वो मिस एडवेंचर हो गया इनके लिए। सो दे नो कि पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, हैज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू व्हाटएवर इट इज। उनके अपने भी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल छोटा है, लेकिन उसकी जो फाइटिंग फोर्स है, दैट इज कमेंडेबल। ये मुझे आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि इंडियन के ये पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, which is a fact। But here I think हमें चाहिए, जो करंट गवर्नमेंट है, फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपना जो हमारा केस है, we should be going all around and expressing our views, because देखो, ये एक न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन के दो मुल्क हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड अल्लाह ना करे इस तरह की कोई सिचुएशन आए। बट टू अवॉइड दैट, ये जो फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ पीस, इसके अंदर भी मैं कहता हूं कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर भी हमें चाहिए कि कश्मीर को भी आप लेके आए, बिकॉज हमारा तो वो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, एंड ऑफ कोर्स देन देयर इज अ वाटर इशू एंड ऑल दैट। तो उसके अंदर I hope and I'm sure a time will come when the Prime Minister and the members
they'll speak about it because आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक पैलेस्टाइन है और जी। दूसरा कश्मीर है। बिल्कुल They're ऐसे the ही। longest. And these two situations have to be addressed. 700 and nearly 70,000 Palestinians have been killed, have been murdered and butchered. ठीक है, अब इनको बोर्ड ऑफ पीस का ख्याल आया। 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी इन्होंने मार दिए कश्मीर के अंदर। ये जो हमने मैस ग्रेव्स डिस्कवर की हैं, ये जो हमने इनको बताया यूरोपियन यूनियन के अंदर, वी नीड टू बी हाईलाइटिंग ऑल ऑफ दैट। तो जब तक हम अपना एक अपना हमारा जो एक मौकफ है इंटरनेशनली नहीं लेके जाएंगे, आई थिंक ये एक ऑनगोइंग एनिग्मा है। वी विल कंटिन्यू काउंटरिंग इट, बट वी नीड टू बी गोइंग ऑन द इंटरनेशनल पोडियम्स। इंटरनेशनल एक्सपोजर आपके ख्याल में ज़रूरी है। वाक़ई साहब, टू फ्रंट वॉर का सामना है हमें। जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया है, 177 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है, वो भी खराजे तहसीन उन्हें भी हम पेश करते हैं। लेकिन सर, भारत ने अपना जो दिफाई बजट बढ़ाया है, ये किस चीज़ की अलामत है? अगर हम बात करें कि ये गैप को कवर करने की कोशिश कर रहा है, हजीमत को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे ही है? और पाकिस्तान की तैयारी इस वक्त क्या होनी चाहिए? भारत जितना मर्जी अपना दिफाई बजट बढ़ा ले, मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि वो जोश और जज्बा जो पाकिस्तान की अफवाज के अंदर है, वो पैसों से तो वो कभी पूरा कर ही नहीं सकते। ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है। अब पाकिस्तान के लिए सिर्फ भारत ही प्रॉब्लमेटिक नहीं बना हुआ, असल में भारत के साथ साथ जो अफगानिस्तान है वो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के लिए, उसको उसने आगे लगाया हुआ है। आप देखेंगे जितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, 177 दहशतगर्दों को कुछ अरसे में जहन्नुम वासिल किया गया है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में ये सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं। आप उनकी तस्वीरें देख लें, तो हिंदुस्तान है जी, आप उनकी तस्वीरें देख लें, उनकी शक्लें कैसी हैं, वो कौन लोग हैं, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं। और अफसोस की बात तो ये है कि हमारा वो हमसाया ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारे लिए मसाइल खड़ा कर रहा है। और पाकिस्तान की जो सफारती सतह पर कोशिशें हैं ना, वो कोई कम नहीं है। जैसे आपने शुरू में कहा कि पाकिस्तान को बहुत सारे मैयर्स लेने होंगे, पीजे मीर साहब ने कहा, शाह साहब ने कहा, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की पहले भी सफारती सतह पर कोशिशें पूरी दुनिया ने सराहा है उनको, और वो बड़ी मैं ऐड करना चाहूँगी, लीबिया के अरब मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया है और फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई है। सिफारती मैदान में हमारी जो टर्म्स हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। आप देख लें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के जो दिफाई सारा निज़ाम है, उसको कितना अप्रिशिएट किया गया है और उसका ग्राफ किस लेवल पे चला गया है। तो भारत असल में इस वक्त बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना बजट बढ़ाएं, किस तरह हम अपनी अफवाज का मोरल अप करें। और वो मोरल पैसों से अप नहीं होना, ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ। भारत को हमेशा हजीमत उठानी पड़ेगी और वो जो मर्जी कर ले। सही कह रहे हैं, पैसों से मोरल अगर हाई होना होता तो ये बुनियाद मरसूस में भारत को इतनी बुरी तरह से शिकस्त का सामना ना करना पड़ता। अभी नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। अपने तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे साथ रियर एडमिरल फैसल शाह साहब मौजूद थे, नसीर वागा साहब और पीजे मीर साहब का शुक्रिया। अभी जब हम वापस आएंगे तो हम खेल के मैदान का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने आखिर फैसला क्या किया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। T20 वर्ल्ड कप का आगाज़ 7 फरवरी से हो रहा है। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी, दूसरा मैच 10 फरवरी को अमेरिका और चौथा मैच 18 फरवरी को नमीबिया के खिलाफ खेलने जा रही है। लेकिन 15 फरवरी को जो पाक भारत टाकरा था, पाकिस्तान ने वो खेलने से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान जो है वो T20 वर्ल्ड कप में तो शिरकत करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से साफ इनकार कर दिया। इसी पे बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, ये हमने शायद आपको याद हो लास्ट वीक भी बात की थी कि ये पॉसिबिलिटी तो बन रही थी कि कहीं ना कहीं एक्शन लेना है, और ये एकदम नहीं हुआ। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, एक लंबा उसका एक जिसे कहना चाहिए प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन है। चाहे वो शेक हैंड की बात करें, ट्रॉफी लेने की बात करें, हमारे यहाँ के घर में ना खेलने की बात करें, बायलैटरल सीरीज ना खेलने की बात करें, तो भारत हमेशा से हर जगह से हर फोरम पे
पाकिस्तान को डेंट करता रहा। और फिर अभी जो रिसेंट चीज है वो बांग्लादेश का भी साथ दिया पाकिस्तान ने, सॉरी बांग्लादेश का भी साथ दिया पाकिस्तान ने, जो 22 मैं उसकी तरफ आ रहा था कि अभी ये सिनेरियो डिफरेंट ये है कि अभी हम बांग्लादेश के लिए खड़े हुए हैं। इसमें दो चीजें मुझे मेरे ख्याल में होनी चाहिए थी। नंबर वन ये कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को बाकी बोर्ड को डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से साथ लेके चलना चाहिए था। उसमें बांग्लादेश ने भी लैग किया, हमने भी किया। और आपको मालूम है जो वोटिंग हुई थी इस मसले को लेके कि क्या बांग्लादेश के वेन्यू चेंज करने चाहिए, तो वो सबने इनके अगेंस्ट वोट किया। सिर्फ पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जिसने बांग्लादेश के साथ फेवर किया। और जो सोर्सेज के मुताबिक जो बांग्लादेश है उसने समहाउ ये एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब पॉइंट ये आता है, अभी अब रिटर्न आज पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है पीसीबी ने रिटर्न डेफिनेटली उनको ये भिजवाया भी होगा आईसीसी को। अब पॉइंट इसमें ये सबसे बड़ी आती है, और आईसीसी आई थिंक इस पे रिएक्ट करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो इसलिए करेगा कि वो कहेगा कि आपका कंसर्न तो एड्रेस हो चुका है, आप बांग्लादेश के लिहाज से ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान यही चाहता है कि जो आईसीसी एक पार्टी बन चुका है, आईसीसी बाइस्ड हो चुका है, पार्शियल हो चुका है, इसको इम्पार्शियल करना है, इसको क्लीन करना है। ये हमारा स्टांस है। जैसे कि ये 2010-11 में बिग 3 आया था, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ से, उन्होंने हाईजैक किया। अब एक ही कंट्री है भारत जिसने समहाउ पूरे को हाईजैक किया हुआ है। अब इसमें दो रीजन मेरा ख्याल आ सकती है। इम्प्लीकेशन से पहले मैं ये ऐड करना चाहूँ, हम पाकिस्तानी बोर्ड को दो चीजें करनी है। एक तो जो मैं डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको एंगेजमेंट बनानी है, तमाम बोर्ड को अपने साथ मिलाना है, और उसमें आपका स्टांस बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। वो ये है कि जे शाह की इम्पीचमेंट करवानी चाहिए, उसको रिमूव करवाना चाहिए, क्योंकि ये 90% जो चीजें अभी हो रही हैं इस रजीम के अंदर, ये सबके पीछे जो एक माइंड सेट है उनके गवर्नमेंट का, जो मोदी गवर्नमेंट है वो ही उन्हीं का ये करिंदा है और वो लेके चल रहा है। अगर आप इसकी इम्पीचमेंट करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सब आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने जो भी एक हार्ड स्टांस लिया कि हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजन थी कि अगर आप बाइकआउट करते हैं तो आपकी इम्प्लीकेशन, आपके रेप्लिकेशन बड़े स्वेयर हो सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट्स सपोज 1% आप अज्यूम कर लें कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, तो आईसीसी डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी जो गेम है वो पैसे की है, वो फाइनेंशियल्स की है। ब्रॉडकास्टर का जिसका $3 करोड़ की बात की जा रही है, रेवेन्यू आना है इसमें से, वो आईसीसी को नहीं मिलेगा। जो जियो स्टार है, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, कंपनी है, वो लॉस बानी की, वो ऑलरेडी लास्ट वर्ल्ड कप में भी उनको लॉस अच्छा खासा नुकसान होगा। नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू सो मच राजपूत साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, पाकिस्तान की तरफ से जो फैसला किया गया है कि हम जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें तो शामिल कर होंगे, शिरकत करेंगे, लेकिन भारत के साथ हम नहीं खेलेंगे, ऐसे देखते हैं आप इसको? और सर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे इसके? देखिए, बड़ा मुश्किल फैसला था, इतना आसान फैसला नहीं था, और दबंग फैसला फिर एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने किया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अगर आप देखेंगी तो ना इंडिया में कोई एक्सपेक्ट कर रहा था, ना यहाँ पाकिस्तान में कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम ये फैसला करेंगे। और कमाल किया है इस फैसले ने, कहीं ना कहीं जो इंडिया से बहुत आवाजें बुलंद हो रही थी, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स की, उनके मीडिया की, क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देखें तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार चला रही है। वो सारे के सारे वही बैठे हुए दिखाई देते हैं। बेटा आईसीसी में बैठा है, बाप वहां वजीर दाखिला है, और इसी तरीके से हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो खुद भी वजीर दाखिला है। तो उनका अंदाज, उन्होंने जो एक्शन लिया, बेहतर एक्शन लिया। और जो हमने 4 महीने पहले किया था, जबीया, मेन चीज यही थी कि 4 महीने पहले हमने, जब 6 महीने पहले इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी के मौके पे कहा था कि भाई अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे, वहां जो वो बैकफुट पे गए थे, समझ में आया था। फिर इस बार देखिए, क्रिकेट जो है वो 10-12 मुल्क खेलते हैं। क्रिकेट ऐसा नहीं है कोई फीफा है, ये कोई 210 ममालिक है, कोई आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 212 ममालिक है, ये तो खेलते ही 10 है। अब इसमें से आप देखें, आपने बांग्लादेश को बाहर किया तो लाए किसको? स्कॉटलैंड को। और अगर कल पाकिस्तान मना कर देता कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, तो आप किसको ला रहे होते? युगांडा को। आपके पास कौन से कोई पीछे इतने मुल्क हैं और इतनी टीमें हैं कि आप जो है वो इस तरीके के फैसले करें कि बांग्लादेश को बाहर कर दें? तो आप अपनी क्रिकेट खुद खराब कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अना के होल में। तो पाकिस्तान ने बात की कि जगह इंडिया बात करता है कि भाई पाकिस्तान जाने में सिक्योरिटी का मसला है, पाकिस्तान बात करता है कि इंडिया जाने में सिक्योरिटी का मसला है, तो ये मसला तो किसी और मुल्क को भी हो सकता है।
और अच्छा, माजी में नसीम हुआ है। राजपूत साहब, क्रिकेट शायकीन के जहनों में यकीनन बहुत से सवाल होंगे। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं वो तमाम सवाल जो है ना वो क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे भी वो सवाल हैं। सर, भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान ने बायकॉट किया तो पाकिस्तान को पाबंदियों और नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्या ऐसा होगा? देखिए, पाबंदी, पाकिस्तान का केस इतना कमजोर नहीं है जितना भारतीय मीडिया बात कर रहा है। ठीक है। हम स्ट्रॉन्ग पिच पर हैं। क्यों स्ट्रॉन्ग पिच पर हैं? क्योंकि एक चीज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कागजात में जमा हो चुकी है कि सिक्योरिटी की वजह से इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ठीक है। और सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। तो जो आईसीसी का एक कानून या फिर एक चीज मंजूर हो चुकी है, तो फिर वो मंजूरी तो दूसरे मुल्क के लिए भी होगी ना। ठीक है। तो पाकिस्तान मजबूत ग्राउंड के ऊपर है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का बॉयकॉट नहीं किया। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करता तो शायद कमजोर ग्राउंड पे होता। पाकिस्तान ने वही किया जो माजी में टीमें करती रही हैं। 2006 में वेस्ट इंडीज ने और ऑस्ट्रेलिया ने खेलने से इनकार कर दिया था। ठीक है। श्रीलंका में इसी तरीके से इंग्लैंड, कीनिया नहीं गई थी, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड नहीं आई थी। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो अगर हम मैच नहीं खेल रहे, मैच तो हम तो आपको पॉइंट्स दे रहे हैं जी। इसमें भी अच्छा, आपको ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगी। इरफान ज़हीर साहब, अगर पाकिस्तान नहीं खेलता तो भारत को क्या कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और पाकिस्तान को क्या कुछ नुकसान होगा पॉइंट टेबल की, अगर हम बात करें? जिस तरह ये अभी नसीम भाई कह रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। 2 पॉइंट्स, ये हिस्ट्री यही बताती है कि जब भी कोई टीम मैच को फोरफिट करती है, नहीं खेलती, फील्ड में नहीं जाती, तो 2 पॉइंट्स जो हैं, जो भी उसका पॉइंट टेबल होता है, नॉर्मली 2 पॉइंट होते हैं वर्ल्ड कप में, वो भारत को मिल जाएंगे। अच्छा। और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलार्मिंग भी हो सकता है कि अगर कोई मैच वॉश आउट हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका में बारिशें हो रही हैं और कोई खुदा न खास्ता, जैसा लास्ट वर्ल्ड कप में आप अमेरिका से हार गए तो आप इवेंट से ही बाहर हो गए, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अभी फिलहाल लिखा है कि 15 फरवरी वाला मैच भारत के साथ नहीं खेलेंगे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों टीमें जब अगले राउंड में जाएंगी और फिर अगर वो मैचेस जीतती हैं, तो सेमीफाइनल में जब आप आते हो तो फिर क्या होगा? फिर क्या आप वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल या फाइनल खेल के दूसरे को एग्जिट वो रास्ता दे देंगे? ये मेरा ख्याल है इसमें भी क्लैरिटी चाहिए। कुछ लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेशर बिल्डिंग है, वाटर टेस्टिंग है, ये उसी तरफ देखा जा रहा है। बट व्हाटसोएवर द रीजन इज, एक तो हम बैक करते हैं अपनी गवर्नमेंट को और पीसीबी को, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि आपका स्टांस क्लियर होना चाहिए। होता क्या है, कई दफा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते रखते अपने डेविएट कर जाते हैं, 4-5 डिफरेंट बातें करते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी बात में रहती नहीं है। पाकिस्तान को एक ही बात करनी चाहिए, वो आईसीसी को हाईजैक जो किया हुआ है बीसीसीआई, उसको रिलीज करनी चाहिए। और अभी वक्ती तौर पे जो जे शाह है, आपको सिर्फ एक ही स्टांस लेना चाहिए कि इसकी इम्पीचमेंट होगी, क्योंकि आप रियलिस्टिकली देर कर दी। अदरवाइज आपका स्टांस ये भी हो सकता था कि बांग्लादेश को वापस लाएं तो हम खेलेंगे, तो जो कि अब तो मुझे लगता है कि 99% इम्पॉसिबल है। अब आप एक ही स्टांस ले सकते हैं कि जे शाह का रिमूवल, इसको इम्पीचमेंट की जाए, कोई नया हेड आए, फिर हम इस एम्बेट के अंदर, आईसीसी के एम्बेट के नीचे आके इवेंट खेलेंगे और भारत के अगेंस्ट भी मैच खेलेंगे। ये मेरा ख्याल है एक ऐसी सॉलिड रीजन है। और साथ लाइकवाइज मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि आपको दूसरे बोर्ड के साथ बात करनी है, उनको एंगेजमेंट लेनी है, उनको बताना है कि रेवेन्यू शेयरिंग से लेके बाकी स्पिरिट ऑफ गेम की बात करें, वेन्यू सिलेक्शन की बात करें, आप इक्वालिटी की बात करें। ये वाइड कंट्री है जो इस स्पोर्ट्स की स्पिरिट को, जेंटलमैन गेम को पोल्यूटेड करता जा रहा है, इसको टॉक्सिक कर रहा है। तो जब ये बात करेंगे, सारे आपके साथ खड़े होंगे। आप लीड कर रहे हैं तो लीड वाली पोजीशन पर रहें। अब ये नहीं आप करें कि एक स्टेप आगे लिया, 2 पीछे ले लिया। अपना स्टांस, मेरा ख्याल है जब आपने रिटर्न देना है अब आईसीसी को, आई एम श्योर शायद आज दे भी दिया हो, उस पे कैटेगोरिकली आप ये बात करें कि जी जे शाह जो है ये सब करता करता है सारी चीजों का। वो गेम के अंदर जो 200 साल की 150 साल की हिस्ट्री है उसको खराब किया, इसने शेक हैंड से रोका इन लोगों ने। इन्होंने वेन्यू की बात कर लिया, ये होस्ट कंट्री नहीं जाते। तो ये इतनी लंबी एग्जांपल्स हैं, आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग केस है। ठीक है, यानी पाकिस्तान का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नसीम राजपूत साहब, आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान का स्टैंस भी मजबूत है, केस भी स्ट्रांग है। जे शाह को अगर हमने रिमूव कराना है, जिसने हाईजैक किया हुआ है उसे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आईसीसी का कानून सर इस हवाले से क्या कहता है? देखिए, हम अपने केस की तो बात कर लें। अगर इस वक्त जे शाह को रिप्लेस करने की बात करेंगे तो फिर आप समझ लें कि दीवानों का ख्वाब। अच्छा। क्योंकि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो उनके साथ बहुत हद तक जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं अपने केस की, क्योंकि जब वोटिंग हुई थी तो उसमें भी 2 ही मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक तरफ थे, बाकी सब एक तरफ थे।
केस हमारा क्यों मजबूत है? देखिए, अगर हम अपना केस इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अदालत में लेके जाते हैं या उनसे कहते हैं कि कोई कमेटी बना दो, तो कुछ भी फैसला नहीं होना। हमारे हक में कभी भी कोई फैसला नहीं आएगा। हम जाएंगे खेलों की आलमी अदालत में, जो लुज़ैन में है। हम वहां जाके अपना केस पुट करेंगे। वहां बहुत स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के फुट होंगे वहां पे, और वो सबसे बड़ी अदालत स्पोर्ट्स की मानी जाती है। हम यहाँ पर तो अपना केस लेके ही नहीं जा रहे। यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आईसीसी को हजम नहीं हो रहा। कल जो उनका प्रेस रिलीज आया था, उसमें जब जो लाइट अंदाज से जरा प्यार से थोड़ा धमकाते भी रहे, लेकिन वो एक दो बातें बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान शुड कंसीडर, पाकिस्तान ये जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है क्रिकेट पे, इस बारे में जरूर सोचे, जरूर देखे। यही तो चाह रहे थे मोहसिन नकवी साहब। देखें, आपको याद होगा 7 दिन पहले कजाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की थी उन्होंने, जिस दिन पीएसएल की भी तकरीब थी, उनका वर्कशॉप था, तो खिलाड़ियों से भी मिले थे। उस दिन मीडिया से बात में उन्होंने 3 चीजें कही थी। एक, बांग्लादेश के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। नंबर 2, किसी एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं मानेंगे। नंबर 3, हमने 10 मई को भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। यही हमने फैसला भी करके दिखाया जो वो बात कर रहे थे। अच्छा नसीम राजपूत साहब, 15 फरवरी को तो मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन क्या सूरत बन सकती है, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत बड़ा नुकसान होगा आईसीसी को, क्या सूरत बन सकती है कि पाकिस्तान को मना सके और अगले मैचेस पाकिस्तान खेले? देखिए, अब तक वो जो बैकडोर बातचीत है उस पे आ नहीं रहे थे। मेरे ख्याल में अब आ जाएंगे। मेरी इत्तलात के मुताबिक, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी चेक कर रहा था अपने सोर्सेज से कि क्या है, तो सुनने में आया था कि एक कोई लेटर पाकिस्तान को लिखा जा रहा है। उसमें जो पहला सवाल पाकिस्तान से किया जाएगा वो ये होगा कि अगर आप 15 तारीख को नहीं खेलते हैं, तो अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया से मुकाबला करे तो आप वो भी छोड़ देंगे। मेरे ख्याल इस तरीके के कुछ सवालात आने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। देखिए, आप वो बातचीत के लिए तो तैयार हुए, मैं आपको यही कह रहा था। तो उन्होंने 7-8 दिन पहले बात की थी कजाफी स्टेडियम में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस जानिब देख रहा है, उसी ने नहीं सुना। फिर वजीर आजम पाकिस्तान साहब से मुलाकात के बाद भी ठीक है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने उन्हें इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अब जरूरत बन चुका है कि वो पाकिस्तान से बात करें। नसीम राजपूत साहब, इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स थे, और अपनी कीमती आरा से हमें बता रहे थे कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि नाज़रीन, पाकिस्तान ने बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया है। पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप में हिस्सा तो ले रहा है, लेकिन भारत के साथ नहीं खेला। भारत क्या करता है, क्या बात करेगा नहीं करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।